एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी अच्छे से लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, ठीक है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि UPSSC पैट एंड UP पुलिस, UPSI, दिल्ली पुलिस, यानी कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, ठीक है, BPO वीडियो वगैरह जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं अदर स्टेट्स के लिए भी, जिनमें भी GS का पोर्शन आता है, ठीक है, तो उन सभी के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है क्लास। ओके, तो जिन्होंने अभी तक पीछे वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो सभी पीछे वाले प्रैक्टिस सेट क्या करिए, पहले तो देख लीजिए। ठीक है, तो करते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो क्या नई दिल्ली में है? नई दिल्ली या फिर प्रयागराज या कोलकाता या मुंबई? तो कहाँ पर है? आपको बताना है कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखो, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? यह है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अब आ ही गई है बात, तो अब देख लेते हैं अपने उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं कि केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। तो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है, आपको इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है। और देखते हैं फिर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। ओके, और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, इतना भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में। ठीक है, चलिए इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? क्या 4 प्रकार से, या 3 प्रकार से, या फिर 2 प्रकार से, या 5 प्रकार से? तो भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो देखो, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है 5 प्रकार से। कितने? 5 प्रकार से। कितने? 5 प्रकार से। ठीक है, कैसे कैसे अब देख लेते हैं। एक तो जन्म से, ठीक है, जन्म से, और वंशाधिकार द्वारा, ठीक है, चलिए, और कैसे? पंजीकरण द्वारा, और देशीयकरण द्वारा, और कैसे? और 5th नंबर पर कैसे? भूमि अर्जन के द्वारा। कैसे? भूमि अर्जन के द्वारा। ठीक है, भूमि अर्जन के द्वारा। तो कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। जन्म के अनुसार, यानी कि वंशाधिकार, और पंजीकरण द्वारा, और देशीयकरण द्वारा, और भूमि अर्जन द्वारा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। संघ की कार्यपालिका की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो क्या अनुच्छेद 52 में, या फिर अनुच्छेद 53 में, या अनुच्छेद 54 में, या अनुच्छेद 60 में? तो किस में है? देखो, संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति का वर्णन है वह अनुच्छेद 53 में। किस में? संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन जो है कहाँ पर है? अनुच्छेद 53 में। किस में? अनुच्छेद 53 में। चलिए, अब अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की बात है। ओके, और अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। किसका? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है, चलिए, और आता है ये अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 में है शपथ।
ठीक है, शपथ की बात। चलिए, और 61 में है महाभियोग। 61 में क्या है? महाभियोग। ठीक है, चलिए इतना ध्यान रख लीजिए। और 57 भी एक मोस्ट है, 57 में क्या है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किस में दी गई है? अनुच्छेद 57 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा राइट आंसर क्या था इसका? संघ कार्यपालिका शक्ति का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 53 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है क्या 5 वर्ष का, या 6 वर्ष का, या 4 वर्ष का, या फिर 3 वर्ष का? तो देखो, जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है यह होता है 6 वर्ष का। कितने? 6 वर्ष का। ठीक है, 6 वर्ष का। तो आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जितनी भी ये डेट है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बताओ कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या 22 मई को, 22 मई को, या फिर 22 मार्च को, या 22 अप्रैल को, या 5 जून को? तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब? यह मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को कब मनाया जाता है? 22 मई को। जो विश्व जैव विविधता दिवस है यह मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब 22 मार्च देखते हैं। 22 मार्च को क्या होता है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। ठीक है, 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस। और 5 जून को क्या मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है क्या? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को कब मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस? 21 मार्च को। ठीक है, आपको इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो हमसे पूछा गया था कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 22 मई को। ओके, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनेत्री हिमनद से हुआ है? तो किस नदी का उद्गम हुआ है? क्या सिंधु नदी, या फिर झेलम नदी, या रावी नदी, या यमुना नदी? तो जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, बंदरपूछ में जो पश्चिमी ढाल है, ठीक है, उसमें स्थित यमुनोत्री हिमनद से किसका उद्गम हुआ है? यह हुआ है यमुना नदी का। किसका? यमुना नदी का। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यमुना नदी का जो उद्गम हुआ है वह हुआ है बंदरपूछ, यानी कि यमुनोत्री हिमनद से। ठीक है, चलिए आपको इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आते हैं सिंधु नदी। ठीक है, देखिए सिंधु नदी का उद्गम हुआ है मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील से। सिंधु नदी का हुआ है मानसरोवर झील से। ठीक है, और झेलम का कहाँ से हुआ है? देखो झेलम का हुआ है, ये कहाँ से हुआ है झेलम नदी का उद्गम? झेलम नदी का हुआ है कश्मीर के बैरीनाग झरने से। कहाँ से? कश्मीर के बैरीनाग झरने से। और रावी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? रावी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो देखो रावी नदी का उद्गम हुआ है कहाँ से? इसका हुआ है रोहतांग दर्रे से। कहाँ से? रोहतांग दर्रे से। ठीक है, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो हमसे पूछा गया था कि सिंधु नदी का उद्गम, ठीक है, सॉरी, यमुना नदी जो यमुनोत्री हिमनद से किसका? यमुना नदी का उद्गम हुआ है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से स्थित आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? तो कौन सी झील है? क्या लोकटक झील है? लोकटक, या फिर अष्टमुडी, या फिर चिल्का, या फिर कोलेरू? तो देखो आंध्र प्रदेश में पूछी गई ना आपसे, तो आंध्र प्रदेश में है कौन सी? आंध्र प्रदेश में झील है कोलेरू झील। कौन सी? कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश में स्थित है आपकी कोलेरू झील। ओके, चलिए आपको इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि लोकटक झील कहाँ पर है? देखो लोकटक झील है मणिपुर में स्थित। कहाँ पर? मणिपुर में। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर। और अष्टमुडी कहाँ की है? अष्टमुडी झील कहाँ पर है? यह अष्टमुडी है केरल में। ठीक है, और चिल्का आपको पता ही है उड़ीसा में। ठीक है,
उड़ीसा में। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा राइट आंसर क्या था, हमसे पूछा गया था आंध्र प्रदेश में कौन सी है, कोलेरू झील। ठीक है, कोलेरू झील। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, पुछताछ घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? तो पुछताछ घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं? क्या दक्षिण अफ्रीका में, या उत्तरी अमेरिका, या अफ्रीका, या हंगरी? तो देखो पुछताछ घास के मैदान स्थित है कहाँ पर, यह हंगरी में। कहाँ पर, हंगरी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो पुछताछ घास के मैदान ये है हंगरी में स्थित। अब देख लेते हैं कि ये जो दक्षिण अफ्रीका में कौन से मैदान है। देखो दक्षिण अफ्रीका में मैदान है कौन से, बेल्ट्स, बेल्ट्स। ठीक है, बेल्ट्स। चलिए दक्षिण अफ्रीका में। और उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, प्रेयरी। ठीक है, प्रेयरी घास के मैदान। और सवाना, सवाना कहाँ के हैं, अफ्रीका के, अफ्रीका। सवाना घास के मैदान कहाँ के हैं, अफ्रीका। देखो मोस्ट ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चंस, और ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, और ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए आपको इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या 1954 में हुई, 1954 में हुई, या 1974 में हुई, या 1971 में हुई, या 1972 में हुई, या 1970 में हुई? तो देखो जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण कार्यक्रम है, तो इसकी स्थापना है 1972 में। 1972 में कब हुई? 1972 में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। ठीक है, चलिए इतना अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। और जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, ठीक है, इसमें कितने सम्मिलित देश हैं? इसमें 193 देश सम्मिलित हैं। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में, नैरोबी, केन्या में। ठीक है, नैरोबी, केन्या में। चलिए इतना अच्छे से। और स्थापना हुई, कार्यक्रम की स्थापना 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी घटना 12 अक्टूबर 1964 को हुई? तो कौन सी घटना हुई है 12 अक्टूबर 1964 को? क्या बक्सर का युद्ध हुआ है, या फिर प्लासी का युद्ध हुआ है, या ब्लैक होल घटना हुई है, या इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई है? तो देखो 22 अक्टूबर 1964 को, विद डेट ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1964 को, 22 अक्टूबर 1964 को कौन सी घटना हुई? यह हुई बक्सर का युद्ध। कौन सी? बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1964 को, बक्सर का युद्ध। ठीक है, चलिए अब प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ कब? 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, और ब्लैक होल घटना कब हुई? ब्लैक होल घटना कब हुई? तो देखो ब्लैक होल घटना कब हुई? यह हुई 20 जून 1756 को। ठीक है, 20 जून 1756 को। और इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई कब? इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, इतना भी आप सभी को अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो हमसे पूछा गया कि 22 अक्टूबर 1764 को कौन सी घटना हुई घटित? यह हुई थी कौन सी? बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध, अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए, और ये भी सभी के सभी नोट करते चलिए, जितने भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताती चलूँ सभी के सभी अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? तो किस में लगाया गया? क्या पानीपत में लगाया गया? पानीपत में, या सोनीपत में, या चंडीगढ़ में, या लखनऊ में? तो देखो कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया, यह कहाँ पर लगाया गया? यह लगाया गया पानीपत में। कहाँ पर? पानीपत में, पानीपत में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत में, अच्छा सेम ही रिपीट हो गया, तो राइट आंसर क्या था हमारा? पानीपत में। ठीक है, पानीपत। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी
कौन सही सुमेलित नहीं है? तो क्या अंतर राज्य, आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखो अंतर्राज्य परिषद की स्थापना क्या 1990 में हुई, या क्या अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में हुई, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1954 में हुई, या केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो देखो राइट आंसर क्या होगा, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है 1954 में हुई, बिल्कुल राइट है। और अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में हुई, ये भी बिल्कुल राइट है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना भी 1964 में हुई, ये भी सही है भाई। और मानवाधिकार भी 1993 में, यानी कि हमारे सभी के सभी राइट हैं आंसर। ठीक है, तो सभी के सभी हमारे आंसर राइट हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया? तो आपको बताना है कि 1993 में कौन सा अधिनियम था जो अधिनियमित किया गया था, किसका? नगर पालिका को, सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता दिलवाने के लिए। तो क्या 73वां संविधान संशोधन 1990 का, या फिर 72वां संविधान संशोधन 1989 का, या फिर 71वां संविधान संशोधन 1988 का, या फिर 74वां संविधान संशोधन 1992 का? तो देखो जो नगर पालिका का संविधान संशोधन कौन सा था? 74वां संविधान संशोधन 1992 का। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन 1992 का जो नगर पालिका का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और नगर पंचायत का कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए इतना अच्छे से ध्यान रख लीजिए, बाकी जितने भी है ठीक है अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस वर्ग में आता है? तो क्या स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, या फिर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो जो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? आपको पता ही है मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि किसके अंतर्गत आता है? तो देखो ये आता है समानता के अंतर्गत। किसमें? समानता के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया? तो किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया? क्या उत्तर प्रदेश ने, या मध्य प्रदेश ने, या बिहार ने, या असम ने? तो देखो ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया? तो देखो यह दिया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या है फैसला लिया है कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, ठीक है, तो वो किस में? वो ओबीसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने हाल ही में 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता? तो क्या ललिता नटराजन ने जीता, या रीता बहुगुणा ने जीता, या सविता ठकराल ने जीता, या गुंजन गांगुली ने जीता? तो देखो जो इकबाल मसीह पुरस्कार है तो यह जीता है ललिता नटराजन ने। किसने? ललिता नटराजन ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18। व्याख्या प्रश्न में उल्लेखित कार्यक्रम और उनके प्रारंभ करने का वर्ष कौन असुमेलित है? तो देखो आपको बताना है कि कौन सा जो वर्ष है असुमेलित है। तो देखो क्या जो स्वर्ण जयंती कार्यक्रम है, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या 1999 की है, या फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में स्टार्ट हुई, या फिर जवाहर योजना 1989 में स्टार्ट हुई, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में स्टार्ट हुआ? तो राइट आंसर बताना है आपको।
तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हाँ, आपको बताना है राइट आंसर। तो देखो जो स्वर्ण जयंती, अच्छा ये सभी के सभी राइट हैं। अच्छा, तो जो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ठीक है, 1999 में स्टार्ट हुई। और जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है वह 1997 में स्टार्ट हुई। और जवाहर योजना 1989 की है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 का है। तो हमारे यह भी ऑल राइट हैं, ठीक है, ऑल राइट है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सभी के सभी राइट हैं, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आपको क्या बताना है कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों के द्वारा कौन सा उपयोग किया जाता है? तो क्या अवतल लेंस लगता है उनके चश्मों में, या फिर बेलनाकार लेंस लगता है, या फिर कॉन्वेक्स लेंस लगता है यानी कि उत्तल लेंस, या फिर समतलोत्तर लेंस? तो देखो जो हाइपरमेट्रोपिया के जो पीड़ित लोग हैं, ठीक है, तो उनमें जो लगता है कौन सा? उत्तल लेंस। कौन सा लगता है? उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। और जो निकट दृष्टि दोष वाले होते हैं उनमें लगता है अवतल लेंस, और जो दूर दृष्टि वाले हाइपरमेट्रोपिया वाले होते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसने कहा? किसे कहा जाता है? तो क्या वुड डिस्पैच 1954 में, या फिर 1813 का चार्टर एक्ट को बोला जाता है, या मैकाले का विवरण पत्र जो कि 1835 का, इसको बोला जाता है, या फिर ऑकलैंड का विवरण पत्र 1839 का, फिर इसको बोला जाता है? तो देखो जो अंग्रेजी का, भारत में अंग्रेजी का जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा वह बोला जाता है वुड डिस्पैच को, जो कि 1854 में आया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर क्या होगा? जो मैग्ना कार्टा किसको? वुड डिस्पैच 1854, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई? क्या 1968 में, या 1986 में, या 1992 में, या 1996 में? तो जो भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी, ठीक है। तो कब की गई थी? देखो यह की गई थी 1986 में, 1986 में। और जो अभी वाली न्यूएस्ट है, ठीक है, जो नई शिक्षा नीति है, ठीक है, जो नई शिक्षा नीति है, तो उसमें जो क्राइटेरिया है, ठीक है, तो आपको बताना है अपना आज का SW का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपने, हाँ, तो हमारे राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1986। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या पूछा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में जो विश्वविद्यालय विकास आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो आपसे पूछा है कि उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? क्या 1956 में हुई, या 1961 में हुई, या फिर 1965 में हुई, या फिर 1986 में हुई? तो देखो इसकी स्थापना हुई 1961 में, 1961 में, ठीक है। आपको अच्छे से ध्यान रख लेना कब हुई? 1961 में। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई? क्या 1851 में की गई, या फिर 1956 में, या 1961 में, या फिर 1968 में? तो अच्छा ये रिपीट है, ठीक है। तो कब की गई इसकी स्थापना की गई कब? 1961 में, ठीक है, अभी बताया था। अच्छा ये तो विश्व अनुदान आयोग था, ठीक है, सॉरी, ओके। तो इसकी स्थापना देखो, हाँ, जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान है, ठीक है, जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान है, ठीक है, तो इसकी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखो इसकी किस वर्ष की गई? इसकी स्थापना की गई 1988 में, 1988 में, ठीक है। अच्छे से ध्यान रख लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? क्या 1985 में, या 1986 में, या 1987 में, या 1988 में? तो देखो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की शुरुआत की गई 1988 में, 1988 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, ये मैंने बिल्कुल राइट बताया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1961, ठीक है, 1961 यही सही बताया था, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद है, ठीक है, तो इसकी स्थापना 1961 में ही की गई। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया? तो किसने दिया? क्या बम्बई विश्वविद्यालय आयोग जो कि 1928-31 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, या फिर मद्रास विश्वविद्यालय आयोग ने, या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग ने, ठीक है। तो देखो शिक्षा का जो 10+2+3 का जो पैटर्न का सर्वप्रथम सुझाव दिया था, तो वह सुझाव दिया था जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था। कौन सा? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपको अच्छे से ध्यान रख लेना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए तो यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। और क्लास को शेयर एंड लाइक जरूर करना, और जिन्होंने भी अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सभी क्या करिए, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जय राधे, धन्यवाद।